What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, this is day 8 और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर्स हम रिवाइज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बिजनेस स्टडीज में हम लोग आज करने जा रहे हैं बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। अकाउंट्स में हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और इकोनॉमिक्स में हम लोग करेंगे आज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो तीनों ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नंबर के आएंगे, तो बहुत ध्यान से आज आपको रिवीजन करना है। उसके साथ साथ आई एम नॉट गोना मेक शॉर्ट वीडियोस फॉर दीज चैप्टर्स क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके शॉर्ट रिविजन्स नहीं, इनके डिटेल्ड डिस्कशंस ही आपको चाहिए। तो चलिए जाके अटेंडेंस लगा दीजिए। आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग चैप्टर के साथ, जिसमें सबसे पहले यही है कि गुड्स और सर्विसेज में फर्क क्या होता है। देखो, दो तरीके की चीजें होती हैं, है ना। जब भी आप पैसा देते हो और उस पैसे देने के बदले में आपको कोई टेंजिबल प्रोडक्ट मिलता है, टेंजिबल का मतलब है कि आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, आप उसको उसकी एग्जिस्टेंस फील कर सकते हो, तो वो एक गुड है ना। बट सर्विस आपको दिखाई नहीं देती, यू कैन ओनली फील। सर्विस आप टच नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो। आप पढ़ रहे हो, ये एक सर्विस ही तो है। आपके पास चीजें आ रही हैं, आप उसको फील कर पा रहे हो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये घड़ी खरीदो, ये माइक खरीदो, ये कैमरा खरीदो, तो ये सब आप देख भी रहे हो, टच भी कर रहे हो, हर चीज पॉसिबल है, ये गुड्स है। तो क्या है हमारे पास, देखो, सर्विसेज आर दोज विच आर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, यानी आपको सब जगह अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भैया एक टीचर कैसे पढ़ा रहा है, दूसरा कैसे पढ़ा रहा है। इसेंशियली इंटेंजिबल होगी। मेरा पेन कहाँ गया भाई? इंटेंजिबल का मतलब होता है कि आप देख नहीं सकते हो उसको। दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, बस हमारी वांट्स को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। जैसे अब तुम्हारा पेपर होगा, तुमने वीडियो देखी, वीडियो तुम देखोगे, पढ़ोगे तो तुम अभी पूरे साल स्कूल जाते हो, बट पढ़ोगे तो यहीं से, है ना। तो अब होगा क्या, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि यार कल पेपर में मुझे ये करना है, तो बस आज पढ़ लूँ, है ना। एंड आर नॉट नेसेसरली लिंक्ड टू द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और अनदर सर्विस। जरूरी नहीं है कि वो लिंक्ड ही हो किसी प्रोडक्ट की सेल के साथ, है ना, जरूरी नहीं है। जैसे अब गुड्स जब हम देखते हैं तो गुड्स का कॉम्बिनेशन बना होता है कि मोबाइल फोन खरीदने जाओगे तो एयरफोन भी लोगे, चार्जर भी लोगे, तो पूरा कॉम्बिनेशन बना है ना, एक की सेल दूसरे के साथ लिंक्ड है। सर्विस में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। गुड्स क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल प्रोडक्ट्स व्हिच आर डिलीवर्ड टू अ बायर एंड आल्सो इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है और एक फिजिकल प्रोडक्ट सेलर किसको देता है, बायर को देता है, ये गुड्स है। अब हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो बेटा जी याद कर लो I5, ठीक है। हम क्या याद रखेंगे, I5 सर, I5 का मतलब 5 I है। इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। सबसे पहला I क्या है सर, सबसे पहला I है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि जितनी भी सर्विसेज की हम बात करते हैं, सारी ही सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल का मतलब आप देख नहीं सकते, चाहे कोई बैंकिंग सर्विस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, बिटवा पड़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, एडवर्टीजमेंट। आप उसको यार टच कैसे करोगे, आप उसको बस फील कर सकते हो। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, दैट इज दे कैन नॉट बी टच्ड, दे आर एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल का मतलब होता है कि आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। डॉक्टर का ट्रीटमेंट, एंटरटेनमेंट, भाई इंटरनली हैप्पीनेस आ रही है ना, उसको टच कैसे करोगे कि भैया एक मैंने कपिल शर्मा का शो देखा तो उससे कितनी खुशी हुई, पकड़ के देखूं, ऐसा तो नहीं है ना, इंटेंजिबल। दूसरा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो सर्विस है वो हर बार चेंज होती है, सर्विस कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। कंसिस्टेंट नहीं हो सकती का मतलब कि सपोज मैंने पिछले साल यही चैप्टर पढ़ाया, तो तब उस टाइम पे जो चल रहा होगा मैं उसके हिसाब से कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज मेरे दिमाग में आसपास की सराउंडिंग्स के हिसाब से क्या है, मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट, सर्विसेज कभी कंसिस्टेंट नहीं होती, यानी सेम नहीं हो सकती। अब मैगी लेने के लिए जाओ, सालों से भैया वही टेस्ट है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ मैगी में, हम लोग बचपन से वही खा रहे हैं। तो गुड्स कंसिस्टेंट होते हैं, सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट, है ना। देखो क्या लिखा है, द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज इनकंसिस्टेंसी। सर्विस प्रोवाइडर्स आर रिक्वायर्ड टू चेंज देयर ऑफर्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। तीसरा क्या होता है, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जहां सर्विस का प्रोडक्शन होगा और कंजम्पशन होगा वो एक साथ होगा, वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों कि सपोज डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, तो अगर आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, इमीडिएटली डॉक्टर आपको देखेंगे, आपको कंसल्ट करेंगे, वहीं सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, वहीं कंजम्पशन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया
डॉक्टर ने पहले देखा था और 10 दिन बाद आप जाके ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो, 10 दिन बाद आपका डिफरेंस फील हो रहा है, नहीं बीमार तो मैं आज हूं, डॉक्टर का ट्रीटमेंट मुझे आज ही चाहिए। तो ये ऑनर से बेसिकली अलग नहीं करी जा सकती, ये इनसेपरेबल है। अभी यहीं पे सर्विस प्रोड्यूस होगी, यहीं पे आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब सपोज आपकी क्लास में आपको स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, लीव टेक्नोलॉजी साइड, इस वीडियो को साइड में रखो, वैसे सोचो आपके स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपने अपने माइंड को निकाल के टीचर की टेबल पे रख दिया, ठीक है भैया फीड होता रहे, मैं तो 10 दिन बाद इसको अपने माइंड में बटन दबाऊंगा और चल पड़ेगा, नहीं है ना। वहीं टीचर ने पढ़ाया, वहीं सर्विस प्रोड्यूस हुई, वहीं कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्विसेज आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का क्या मतलब होता है? इनसेपरेबल का मतलब होता है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सीम्स टू बी इनसेपरेबल। नंबर 4 क्या होता है? नंबर 4 होता है बेटा जी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री लेस। इन्वेंट्री लेस से क्या मतलब है? इन्वेंट्री लेस से मतलब है सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी की कोई सर्विस लेनी है तो आपको आज ही लेनी पड़ेगी, राइट नाउ, अभी ही लेनी पड़ेगी। द सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, आप उसको सेव नहीं कर सकते हो। वही वाली बात है, मैंने अपने माइंड वाली बात बताई कि मैंने कोई सर्विस लेनी थी, मैंने दिमाग निकाल के टीचर की टेबल पे रख दिया और वहाँ बटन दबा दिया कि सेव होता रहे डेटा सेव हो रहा है, डेटा सेव हो रहा है। भाई नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। द मेन फीचर ऑफ सर्विसेज दैट सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम, सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री। उनका कोई इन्वेंट्री नहीं होता, आप सर्विस को इमीडिएटली नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है, आप देखो सपोज गुड्स है, आपको मैगी खानी है, कोई भी ले आए आप खा सकते हो, बट अगर आप बीमार हो तो आपको ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। अगर आपको पढ़ना है तो आपको ही स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसा होगा अपने पापा को बोलो, पापा जरा आज स्कूल चले जाना, मेरा मन नहीं है, पढ़ के आ जाना, आगे मुझे पढ़ा देना चलेगा क्या? या मम्मी को बोलो, मम्मी आज मैथ्स का में ना एक ऐसा चैप्टर शुरू होने वाला है, वो मेरा मन नहीं है, आप प्लीज जाओ ना, आप प्लीज स्ट्रेट लाइंस प्रोबेबिलिटी पढ़ के आओ, आके समझा देना। ऐसा नहीं चलेगा ना, तुम्हें सर्विस चाहिए, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। अपॉर्चुनिटीज गिवन टू द कस्टमर टू ब्रिंग चेंजेस इन द सर्विस अकॉर्डिंग टू हिज हर रिक्वायरमेंट। यानी कस्टमर अपने हिसाब से बोल सकता है सर्विस प्रोवाइडर को कि यार मेरे हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर। ठीक है सर, क्या डिफरेंस होता है गुड्स और सर्विसेज में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस? देखो 5 पॉइंट तो वही I5 लिख देना। I5 का मतलब एक टेंजिबल है, एक इंटेंजिबल है, एक कंसिस्टेंट है, एक इनकंसिस्टेंट है, एक इन्वेंट्री हो सकता है, एक नहीं हो सकता, एक ऑनर से अलग हो सकता है, एक नहीं हो सकता, एक में ऑनर का इन्वॉल्व होना जरूरी है, एक में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। टाइप, गुड्स होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब बच्चों सेम तरीके के होते हैं, सेम चलते हैं। लेकिन सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती हैं, अलग अलग होती हैं। सेम बुखार का इलाज अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से करेगा, सेम टॉपिक को अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, तो हेट्रोजीनियस है ना, सही है। लेकिन किताब तो सेम है, तो होमोजीनियस। नेचर, गुड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और सर्विसेज एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है। डेफिनेशन मैंने आपको गुड्स और सर्विसेज के ऊपर बता दी थी, तो सेम लिख देना, ठीक है। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट गुड्स और सर्विसेज में। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों हमारे पास? कितने प्रकार की सर्विसेज हो सकती हैं? 3 प्रकार की हो सकती हैं। बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज, जो कोई भी सर्विस कोई भी बिजनेस आपको प्रोवाइड कर रहा है और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, उन सबको हम बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। सर जैसे आपका कोई भी बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, वेयर हाउसिंग हो, कम्युनिकेशन हो, कोई भी इस तरीके का सर्विस जो व्यापार के लिए हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? बिजनेस सर्विसेज। देखो लिखा है, बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। दूसरा सोशल सर्विसेज, सोशल आप समझते हो सामाजिक, जो एनजीओ सर्विसेज दे रहे हैं, सोसाइटीज, अल्टीमेटली लोगों को, कस्टमर्स को नहीं, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके से। कोई आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है, राइट, कोई आप लोगों ने फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस चल रही है, तो ये सब क्या है? ये सब सोशल सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज नहीं है। सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरली फॉर अचीविंग सर्टेन सोशल गोल्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज होती हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। जैसे सपोज मुझे कहीं घूमने जाना है, दैट इज माई पर्सनल सर्विस, कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, टूरिज्म हो गया, है ना, मुझे माउंटेन्स पे जाके रेस्ट करना है या मुझे बीच पे बैठ के एंजॉय करना है, तो पर्सन टू पर्सन, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल सर्विसेज। देखो लिखा है, पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स, राइट। दीज सर्विसेज आर नॉट कंसिस्टेंट इन नेचर, अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल टूरिज्म, रिक्रिएशन, रेस्टोरेंट्स, ये सब हमारी पर्सनल सर्विसेज में आती हैं। तो कितने प्रकार की सर्विसेज हो गई? BSP, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आ रहा है बच्चों बिजनेस सर्विसेज कितने तरीके की होती हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हो, बिटवा को, ये भी आपने शुरू में ही पढ़ ली थी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। अब सर हमें इनमें से डिटेल में कौन कौन सी पढ़नी है, हमारे सिलेबस में डिटेल में कौन कौन सी है, तो बेटा सबसे पहले तो इसको मार्क करो, इंश्योरेंस 100% तुम्हारे पेपर में आएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में अभी तुम्हारा पेपर लीक कर रहा हूँ, हाफ ईयरली का भी, फाइनल का भी, तुम्हारे पेपर में 100% प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आ रही होंगी, कर लेना, और बड़े नंबर में आ रही होंगी, 4 नंबर 6 नंबर, अभी समझाऊंगा देखो बहुत बढ़िया तरीके से। बैंकिंग हमें पढ़ना है अच्छे से, इंश्योरेंस हमें अच्छे से पढ़ना है, इसके अलावा हमें बस थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ना है डिटेल में। तो हमारे सिलेबस में, CBSE सिलेबस में जो मेजर चीज़ें हैं, मैं अपने सामने ही सिलेबस खोल के बैठा हूँ, तो सिलेबस में आपको मेनली बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद पोस्टल सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, पोस्टल सर्विसेज, मेल्स, स्पीड पोस्ट, कोरियर, तो ये 3 चीज़ें आपको मेनली पढ़नी है। दिस इज योर सिलेबस जो हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो जी शुरुआत करते हैं हम जल्दी से फटाफट बैंकिंग के साथ। सर बैंकिंग क्या है? अब देखो बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, तो बैंकिंग सेक्टर एक वो सेक्टर है जो हमारा सारा फाइनेंस देख के चल रहा है ना, पूरा फाइनेंस हमारा कौन मैनेज करके चलता है? हमारा बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग में 2 प्रकार के बैंक्स होते हैं, एक वो जिनमें पब्लिक डीलिंग होती है, और एक वो जिनमें पब्लिक डीलिंग नहीं होती। जिनमें पब्लिक डीलिंग होती है ना बच्चों, उनको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। कमर्शियल मतलब जितने भी, जिनसे आप पैसा जमा करते हो, जिनसे आप लोन ले सकते हो, पब्लिक डीलिंग वाले। और एक उन सभी बैंकों का भी बैंक होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो से इंडिया में है RBI। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। सेंट्रल बैंक डील करता है या तो बैंक्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक डीलिंग सेंट्रल बैंक नहीं करता। बट बैंकिंग है क्या? देखो बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहले तो अगर आपको पैसा जमा करना है तो बैंक क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लोन देगा, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट। जो आपका पैसा जो आपने जमा करा है वो बैंक अपने पास थोड़ी रखता है, उसको इन्वेस्ट कर देता है, उससे पैसा कमाता है, तभी तो आपको इंटरेस्ट देता है। बैंक आपको सेविंग डिपॉजिट्स पे 3.5-4% इंटरेस्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि बैंक आपके पैसे को और 10 जगह इन्वेस्ट करता है, वहां से और ज्यादा कमाता है, उसमें से थोड़ा सा परसेंटेज आपको दे देता है। ये बैंक्स का बिजनेस है, समझे? तो बैंकिंग में एक्सेप्टिंग होगा, लेंडिंग होगा, इन्वेस्टमेंट होगा फ्रॉम द पब्लिक। रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल का मतलब जब आप डिमांड करोगे आपको वापस दे देगा आपका पैसा। और अदरवाइज एंड विड्रॉन बाय, चेक से निकाल सकते हो, ड्राफ्ट से, ऑर्डर से, कैसे भी विड्रॉ कर सकते हो। बैंक है क्या? एक इंस्टीट्यूशन जो क्या करेगा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग फंड्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? कितने प्रकार के बैंक्स होते हैं? 4 तरीके के बैंक्स होते हैं बच्चों। कमर्शियल बैंक्स जो मैंने आपको बताया जिससे पब्लिक डीलिंग होती है। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव होते हैं जैसे शिवालिक बैंक है ना, जो क्या होता है, कुछ लोग मिलके एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी उस बैंक को चलाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक्स जो स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज बैंक हो गया, या एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए नाबार्ड वगैरह हो गए, स्पेशलाइज एक पर्पस के लिए है। चौथा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है? जो सभी बैंकों का बैंक है, सबके पापा, सेंट्रल बैंक, सबसे बड़ा बैंक, हर देश में एक होता है। ठीक है, पक्का? 4 चीजें आ गई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, आओ जी 1 on 1 चारों को पढ़ते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स कौन से होंगे? कमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस, ध्यान रखना, जो किसमें डीलिंग करेंगे? पब्लिक डीलिंग करेंगे, लोगों के साथ डील करेंगे। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस गवर्न्ड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी परफॉर्म 2 फंक्शंस। 2 मेन इनके फंक्शंस हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लेंड करना, लोन देना टू एंड बाय पब्लिक। पब्लिक को पैसा देना, पब्लिक से पैसा लेना, यही इनका मेन काम होता है। 2 तरीके के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक बच्चों वो बैंक होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। PNB, SBI, आप देखते हो ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, इनको हम गवर्नमेंट बैंक्स भी बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर HDFC, ICICI, इस तरीके के बैंक्स, राइट? these are those in which government has major stake, mainly सरकार का स्टेक होता है, PNB हो गया, SBI हो गया ये। और प्राइवेट सेक्टर बैंक owned and managed and controlled by private individuals, HDFC, ICICI इसमें आ जाते हैं। Then cooperative banks कौन से होते हैं? cooperative banks are governed by provisions of the Cooperative Societies Act. These are meant essentially for providing cheap credit to their members. ये mainly अपने members को ही cheap credit देते हैं। It is an important source of rural credit. रूरल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरा आते हैं बच्चों स्पेशलाइज्ड बैंक्स, जो मैंने आपको बता ही दिया। दीज आर फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स, जो किसी ना किसी यूनिक नीड के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए इनको स्पेशलाइज्ड बैंक्स बोला जाता है। सेंट्रल बैंक, ये तो सभी का बैंक है ना,
सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री सुपरवाइज कंट्रोल रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। और सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये आपसे जरूर पूछ सकता है। जैसे बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक का मतलब बच्चों सभी बैंक्स का बैंक यही है, ठीक है। दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक भी यही है। अगर गवर्नमेंट को पैसा जमा करना है, जैसे आपका खाता कमर्शियल बैंक में होता है ना, सरकार का खाता सेंट्रल बैंक में होता है, ओके। करेंसी अथॉरिटी, सारे के सारे नोट यही इशू करता है। जितने भी आप करेंसी देखते हो 1 रुपए के नोट को छोड़ के, याद रखना 1 रुपए का नोट सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता, बाकी सारे नोट्स कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक। और सिक्के भी नहीं करता, कॉइन्स भी नहीं करता। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लें, वैसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ लें, तो पता होना चाहिए तुम्हें कि 1 रुपए के नोट और सारे कॉइन्स ये सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता। कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, यानी बाहर का डॉलर है, दिरहम है, कोई भी करेंसी है बाहर की, वो सब किसकी कस्टडी में होती है, सेंट्रल बैंक की कस्टडी में होती है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और स्टैब्लिश कब हुआ था, याद रखना 1935। आरबीआई 1935, हमेशा इसको बोलो, ठीक है। जब भी आप डेट्स लिख के आओगे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, टीचर खुश हो जाएगा कि आप बच्चा होशियार है। सही है, हमारे बच्चे वैसे सारे होशियार हैं कॉमर्स वाले। आओ जी, अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन तो होता है बेटा, आप पैसा जमा कराने जाओ जमा हो जाएगा, सबसे पहला काम तो यही होता है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, यानी आपको अगर पैसा जमा करना है तो आप आराम से डिपॉजिट करा सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछ सकता है कितने प्रकार की डिपॉजिट्स होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी देयर, कितने तरीके की डिपॉजिट्स हो सकती हैं। तो देखो सबसे पहला होता है आपके पास सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, दूसरा होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके सारे समझाता हूँ। सबसे पहले तो सेविंग डिपॉजिट समझो, नाम में ही है सेविंग डिपॉजिट का मतलब कि आप पैसा जमा कर रहे हो सेविंग करने के लिए। यूजुअली हाउस होल्ड्स का ये अकाउंट होता है, जैसे कोई इंडिविजुअल है, सैलरी वाला पर्सन नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन को मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। ये अकाउंट है पैसा सेव करने के लिए। तो इसके अंदर याद रखना बच्चों, सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अलाउड होती हैं। इसके अंदर आप ये नहीं अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, नहीं चलेगा। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर तक की ट्रांजैक्शंस हैं, अनलिमिटेड नहीं है, राइट। दूसरी बात, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एक मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 3.5% से 4% के आसपास इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घूमता रहता है, ना ज्यादा होता ना कम होता, समझे। और इसका पर्पज सिर्फ पैसा सेव कराना होता है हाउस होल्ड को। चेक फैसिलिटीज में मिलती है, चेक बुक मिलती है, आप आराम से चेक काट के दे सकते हो। यूजुअली स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड सैलरी पीपल हैव सेविंग्स अकाउंट। इन सेविंग अकाउंट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, हाउएवर डिपॉजिट कैन बी मेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जमा जब मर्जी, जितनी बार मर्जी, निकालने की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। दूसरा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट बच्चों बिजनेसमैन का होता है, समझो। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 होता है, इस पे आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि इवन बैंक आपसे चार्जेस ले लेता है समटाइम्स करंट अकाउंट ऑपरेट करने के। रीजन बीइंग बैंक आपको इसमें फैसिलिटी दे रहा है, मल्टीपल जितनी बार चाहो जमा करो, जितनी बार चाहो निकालो। तो इसके अंदर बैंक बोलता है देखो हमारा काम बड़ा है तो हम चार्जेस तो लेंगे। तो जो हमारे पास करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में याद रखेंगे बेटा जी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड होती है। एक बिजनेसमैन इसको यूज करता है क्योंकि बिजनेस में पैसा 100, 200, 500, 1000 बार आता है, 100, 200, 500, 1000 बार जाता है। तो एक आम आदमी, एक हाउस होल्ड के पास करंट अकाउंट नहीं होता, क्योंकि यार उसका कुछ मिलता भी तो नहीं ना उसे, 0 इंटरेस्ट। बिजनेसमैन की तो रिक्वायरमेंट है, उसको चाहिए ही वैसा खाता जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड हो, इसीलिए उसकी मजबूरी भी है, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों एफडी। एफडी आप सबने सुना होगा, इसके अंदर 2 ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें आपको कोई चेकबुक नहीं मिलती, आप चेक नहीं काट सकते एफडी अकाउंट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। इसमें तो होता ही नहीं है, इसमें 3.5% के आसपास होता है, एफडी में 6-7% के आसपास होता है, आजकल तो और भी ज्यादा चल रहा है। तो एफडी में क्या होता है, आपने एक फिक्स्ड टाइम के लिए पैसा जमा कर दिया, इसीलिए इसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स टाइम के लिए सर मतलब 10 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल। यहाँ पे 2 ही ट्रांजेक्शन होती है, एक जमा कराते टाइम और एक तोड़ते टाइम। आपने फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किया ना कि यार 5 साल बाद लूंगा मैं अपना पैसा, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा अच्छा मिलता है एफडी में, समझे। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, नहीं आरडी है उससे पहले। आरडी में क्या होता है सर, देखो आरडी है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग का मतलब बार 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 बार। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका पैसा जुड़ जाए, लेकिन वो एक बार में जमा नहीं कर सकते, तो उनके लिए आरडी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। आरडी में बैंक बोलता है कि भैया आपने अगर 200 रुपए की आरडी कर दी, तो हम क्या करेंगे, आपके अकाउंट में से हर महीने 200 रुपए काट लिया करेंगे और एक जगह जोड़ते रहेंगे। कुछ टाइम के बाद, मतलब जितने भी साल की आप आरडी करोगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आपको उतने टाइम के बाद एक बड़ा अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। तुम सोचो ना 200, 400, 500 रुपए की आरडी लोग कर देते हैं,
वैसे निकालने मुश्किल हो जाते हैं, बट खाते में से अगर कटते रहें तो पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके से लोग रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं और उनके पास एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, इसी को हम आरडी बोलते हैं। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के बराबर, एफडी से थोड़ा बहुत कम और सेविंग से ज्यादा, ठीक है। लास्ट होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, एमओडी। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेविंग अकाउंट है, आप बैंक को बोलो कि भैया मेरे अकाउंट में जैसे ही 1 लाख रुपए से ऊपर बैलेंस जाए तो प्लीज उसको एफडी में कन्वर्ट कर देना। तो बैंक क्या करेगा, आपकी 1 लाख की लिमिट सेट कर देगा। अब आप जब भी उस 1 लाख से ऊपर पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, सपोज आपके अकाउंट में भी 90,000 है तो वो सेविंग ही रहेगा, 95 हो गए, 1,05,000 हो गए तो बैंक इमीडिएटली 5,000 हटा के एफडी में डाल देगा। अब 1,08,000 हो गए, बैंक इमीडिएटली 8,000 हटा के एफडी में डाल देगा। यानी इस अकाउंट में जो आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा वो 1 लाख रहेगा। उससे कम है तो कोई बात नहीं, ज्यादा है तो निकाल के वो एफडी में जमा होता रहेगा और आपको इंटरेस्ट बढ़िया मिलता रहेगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। तो देखो क्या लिखा है, अंडर दिस अकाउंट deposit over a specified limit is automatically transferred into their deposits. Hence we can say that it is a combination of saving and term deposit. term का मतलब टाइम डिपॉजिट यानी एफडी। तो 5 तरीके के डिपॉजिट्स हो गए, सेविंग, करंट, एफडी, आरडी, एमओडी, ठीक है। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये पहला फंक्शन है बैंक्स का, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। दूसरा होता है बच्चों लोन देना। दूसरा जो मेजर फंक्शन होता है बैंक का वो लोन देना होता है। सर लोन, अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो तो वो लोन प्रोवाइड भी बैंक आपको करता है। सर कितने प्रकार के लोन्स होते हैं, देखो ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट मेनली होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा आपने निकाल लिया, सपोज आपने कोई चेक वेक दिया। ओवरड्राफ्ट सबको नहीं मिलता बच्चों, सिर्फ रिस्पेक्टिव रिलायबल कस्टमर्स को मिलता है बैंक के, वो भी करंट अकाउंट होल्डर्स, बिजनेसमैन लोगों को मिलता है। उनका चेक डिसऑनर नहीं होता, बाउंस नहीं होता, बैंक अपने हिसाब से पे कर देता है। सपोज मेरे अकाउंट में 1 लाख है और मैंने गलती से 1,05,000 का चेक काट दिया तो जनरली तो ये बाउंस हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे खाते में पैसा ही नहीं है इतना। बट अगर मेरा करंट अकाउंट है, मैं बैंक का एक रिस्पेक्टिव अच्छा कस्टमर हूँ तो बाउंस नहीं होगा, बैंक मेरा बैलेंस -5,000 दिखाएगा, चेक क्लियर हो जाएगा। वो जो 5,000 एक्स्ट्रा था ना वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट बच्चों शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कुछ समय के लिए हमें मिल जाता है। और तीसरा होता है ट्रेड बिल्स। ट्रेड बिल्स का मतलब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहले चलते थे, अब आजकल तो चलते नहीं है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज कम चलते हैं ना के बराबर। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बैंक एक बिल आपसे लेके, आपसे कुछ चार्जेस लेके एक लोन दे देता है। सपोज बिल में लिखा था कि मुझे पैसा 3 महीने बाद मिलेगा, मुझे किसी से पैसा लेना है, उसने मुझे लिख के दिया हुआ है बिल पे, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, और लिखा हुआ है कि 3 महीने बाद वो मेरा पैसा देगा। मैं आज बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा यार 3 महीने बाद आप ले लेना ना प्लीज, मुझे पैसा आज दे दो, तो बैंक मुझे कुछ चार्जेस काट के वो पैसा दे देगा। तो वो भी तो बैंक ने एक तरीके का लोन ही दिया, उसको बोलते हैं ट्रेड बिल्स, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं बैंकिंग के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है ई बैंकिंग। सर व्हाट इज ई बैंकिंग? ई बैंकिंग का मतलब ये है कि पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, आज बैंक आपके घर में है। सर बैंक हमारे घर में कैसे? मतलब तुम्हें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई लोन लेना है, कोई कार्ड एक्टिवेट करना है, कोई पैसा ट्रांसफर करना है, कोई पेमेंट करनी है, क्या सब आज इंटरनेट बैंकिंग से हो जाता है? इसी को हम ई बैंकिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज ई बैंकिंग सर? ई बैंकिंग मीन्स एनी यूजर, कोई भी बैंक का यूजर विद अ पीसी, उसके पास पीसी होना चाहिए, आजकल तो लैपटॉप, अब तो मोबाइल बैंकिंग भी है, मोबाइल पे होता है, एंड अ ब्राउजर कैन कनेक्ट विद द बैंक टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द बैंकिंग सर्विसेज। सभी बैंकिंग सर्विसेज मिल जाती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी ह्यूमन ऑपरेटर। किसी ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ, अपना लैपटॉप खोलो, अपना बैंक का जो लॉगिन आईडी है वो डालो, पासवर्ड डालो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, सारा काम आप खुद कर सकते हो। ऑल द सर्विसेज दैट द बैंक हैज परमिटेड आर डिस्प्लेड ऑन द मेन्यू, एनी सर्विस कैन बी सेलेक्टेड एंड बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड। बड़े आसानी से आप कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, ई बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक, ऐसी सर्विस है जो बैंक ने दी है, विच अलाउ कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। मैं आपको बता चुका हूँ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो मोबाइल फोन से या पीसी से, अपने घर बैठे हुए। पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, बैंक आपकी जेब में लेके घूम रहे हो, आप कितने बड़े आदमी हो गए हो, समझे? आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। ई बैंकिंग के सर क्या क्या बेनिफिट्स होंगे बच्चों? सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ आप फटाफट क्विकली चेक कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने होगा। 24/7 आपके लिए बैंक खुला हुआ है। पहले पॉसिबल नहीं होता था, बैंक बंद हो जाते थे, कोई पेमेंट नहीं हो पाएगी जी, कल होगी परसों होगी। आजकल 24/7 आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, 365 डेज, कोई संडे मंडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, जब करना है कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है कस्टमर कैन मेक ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस, हाउस और ट्रैवलिंग। घर में बैठ के, ऑफिस से ट्रैवल करते हुए कभी भी कर सकते हो। एक डिसिप्लिन बना रहता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि आप ट्रैक कर सकते हो एक अपनी ट्रांजैक्शन को, तो काफी डिसिप्लिन बना रहेगा, अच्छे से चीजें कर पाओगे, ठीक है। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर काफी सेटिस्फाइड फील करता है। बैंकों को क्या फायदा है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बैंक बोल सकता है भैया हम प्रोवाइड करते हैं, दूसरा बैंक नहीं करता, हमारी सर्विसेज ज्यादा बढ़िया है। यानी आप अपनी वेबसाइट पे अपने हिसाब से सर्विसेज अलग कुछ कस्टमर को ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, compete कर सकते हो। अनलिमिटेड नेटवर्क होता है बैंक का, यानी इसका मतलब पहले बैंक्स कस्टमर तक सिर्फ अपनी ब्रांचेस के थ्रू ऑपरेट कर सकते थे, जहां ब्रांच नहीं वहां बैंक ग्रो ही नहीं कर सकता था। अभी ब्रांच की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन आप कहीं तक भी पहुंच सकते हो।
जिस शहर में लोगों के पास बैंक की ब्रांच नहीं है उस शहर में भी लोगों ने खाते खोल लिए ऑनलाइन, चीजें पॉसिबल हो रही हैं, है ना। जो बर्डन था ब्रांचेस के ऊपर वो कम हो गया, लोग कम आने जाने लगे, लोगों ने सब कुछ घर से अडॉप्ट कर लिया। तो ये बच्चों बेनिफिट होते हैं बैंक को, ऊपर वाले बेनिफिट हो रहे थे कस्टमर को, ई बैंकिंग के ये सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता क्या है? तो देखो हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है, राइट। कोई कभी भी बीमार हो सकता है, किसी की कभी भी डेथ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी लॉस हो सकता है किसी नेचुरल कैलेमिटी से। इट इज़ वेरी अनसर्टेन, किसी को कुछ नहीं पता, है ना। तो उस सिनेरियो में अपनी फैमिली को सेफ गार्ड करने के लिए, उस सिनेरियो में अपने खुद के लिए एक प्रोटेक्शन की आपको फंड्स की शॉर्टेज ना पड़े, एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया जिसको हमने बोला इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है, एक इंसान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस होना होता है ना उसको बोलते हैं इंश्योर्ड, वो एक दूसरी पार्टी को कुछ पेमेंट करता है, ठीक है। वो जो पेमेंट वो करता है उसको बोलते हैं प्रीमियम, कुछ लोग उसको इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोलते हैं। और जिसको वो पेमेंट करता है वो पार्टी मेक श्योर करती है कि इन फ्यूचर आपको कभी भी आपकी डेथ होती है, आपका कोई तबीयत खराब होती है, आपका कोई और नुकसान होता है, उसका पेमेंट हम करेंगे। तो वो जो पार्टी जो प्रीमियम ले रही है, जो प्रॉमिस कर रही है कि हम करेंगे, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस करने वाली पार्टी, तो उसको बोला जाता है इंश्योरर। जो पार्टी हमारी इंश्योरेंस करके दे रही है वो हो गया इंश्योरर, जिसका इंश्योरेंस हुआ वो हो गया इंश्योर्ड, जो वो पे करेगा उसको बोलते हैं प्रीमियम, और इस पूरे एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, यहां पे जो आपका रिस्क सिक्योर हो गया इसी को हम बोलते हैं इंश्योरेंस। बात समझ में आई ना, इंश्योरेंस क्या है? तो देखो क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क्स, जिसके अंदर डेथ है, डिसेबिलिटी है, फायर है, आग लग जाना, बर्गलरी, चोरी हो जाना, इधर उधर स्टॉक हो जाना, साइक्लोन्स है, कोई भी हैपनिंग्स विच आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। दस इंश्योरेंस इज अ मीन्स, इंश्योरेंस एक मीन्स है ऑफ प्रोवाइडिंग अगेंस्ट लॉस कॉज्ड बाय नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स हो या मैन मेड फैक्टर्स हो, दोनों से ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब पेमेंट, जिसको मैंने बोला प्रीमियम, टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक गुड ऑफ अ लॉस। यानी जो आपका लॉस हुआ है उसको हम पेमेंट कर देंगे आपको, डैमेज और इंजरी और समथिंग ऑफ वैल्यू। एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज पॉलिसी, जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। पार्टी जिसका रिस्क इंश्योर्ड करा गया है वो इंश्योर्ड है, अगर मैंने इंश्योरेंस लिया तो मुझे इंश्योर्ड बोला जाएगा। जो पार्टी करके दे रही है उसको हम इंश्योरर बोलते हैं, या फिर उसको एश्योरेंस अंडरराइटर बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा जी। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेसिकली कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है? तो जो सबसे पहला फंक्शन होता है बेटा जी वो होता है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग का क्या मतलब है, बेसिकली अब अगर आपका कोई भी लॉस होता है तो रिस्क तो दो पार्टीज के बीच में बट गया ना। पहले वो रिस्क सिर्फ आपका था, यानी अगर आपका इंश्योरेंस नहीं हो रहा था तो सारा का सारा लॉस आप ही को झेलना था। अभी उस लॉस का पैसा कौन देगा आपको, वो कंपनी देगी जिससे आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो क्या रिस्क शेयर हो गया अब दो पार्टीज के बीच में। तो देखो क्या लिखा है सबसे पहले, On the happening of a risk, the loss is shared by all the persons exposed to it. Share is obtained from every insured member by way of premiums. है ना, प्रॉपर्ली अब रिस्क बटा हुआ है और आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो इसीलिए पे कर रहे हो कि अगर कभी लॉस हो तो आपको बेसिकली वहां से कंपनसेशन मिल जाए। दूसरा लिखा हुआ है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप जो प्रीमियम दे रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस पैसे को कहीं ना कहीं कैपिटल इन्वेस्ट करती रहती है। यानी कंपनी उस पैसे को अपने पास रख के नहीं रखती है, आपको कंपनी बढ़ा के कैसे देती है पैसा, क्योंकि कंपनी क्या करती है उस पैसे को इन्वेस्ट करती रहती है अच्छी कंपनीज में। वो पैसा बेसिकली देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगता है, अलग अलग कंपनीज उससे बिजनेस करती हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कंट्री में ग्रोथ होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। ये भी इंश्योरेंस का फायदा है। द एक्यूमुलेटेड फंड्स ऑफ द इंश्योरर रिसीव्ड बाय वे ऑफ प्रीमियम made by the insured are invested in various income generating schemes providing certainty। तीसरा काम होता है आपको सर्टेनिटी प्रोवाइड करना कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी लॉस होगा तो हम तुमको उसके लिए कंपनसेट करेंगे। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड यू सर्टेनिटी कि यू आर वेरी सर्टेन, बी वेरी सेफ, बी स्ट्रेस फ्री, कोई भी प्रॉब्लम होगा हम आपको कंपनसेट करेंगे। चौथी चीज आती है प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है चांसेस ऑफ लॉस से, कि आपका कोई भी लॉस नहीं होने देंगे। द सेकंड मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोटेक्ट प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉस। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ अ रिस्क, रोक तो नहीं सकते लेकिन आपको कंपनसेट जरूर कर सकते हैं लॉस के लिए जो भी वहां से हुआ है। परफेक्ट हो गया, ये सारे फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस आ जाते हैं बेटा जी। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है उसको हम बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। सर अटमोस्ट गुड फेथ का कोई और नाम भी है क्या? मैं आपको मार्क करके देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
यूबिरिमे फिडाए, यूबिरिमे फिडाए का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? गुड फेथ का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जिसका इंश्योरेंस कर रही है उसके साथ बिल्कुल लॉयल रहेगी, उसके साथ बिल्कुल फेथफुल रहेगी, और जो इंश्योरेंस कराने वाला है वो कंपनी के साथ बिल्कुल फेथफुल रहेगा, कंपनी के साथ बिल्कुल लॉयल रहेगा। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है ये दोनों पार्टीज का प्रॉपर फेथ, प्रॉपर ट्रस्ट, प्रॉपर एक तरीके से विश्वास, भरोसा ये डिमांड करता है, क्योंकि एक को प्रीमियम पे करना है, एक को टाइम आने पे पैसा पे बैक करना है, तो दोनों में ही क्या जरूरी है? फेथ, ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूबिरिमे फिडाई दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फाउंड इन अटमोस्ट गुड फेथ, बोथ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड should display good faith towards each other, दोनों एक दूसरे के towards good faith दिखाएं। Thus it is binding on the proposer to disclose all the material facts, जो कंपनी है वो सारे important facts, terms and conditions disclose करे। उसके साथ साथ it is a duty of the insured, जो इंश्योर्ड है जिसका इंश्योरेंस हो रहा है उसकी भी ये ड्यूटी है कि वो पूरा एक्यूरेट डिस्क्लोजर करे हर फैक्ट का, मटेरियल का, जो भी चीज उसको बतानी है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। यानी किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि जो इंश्योरेंस है वो गुड फेथ पे होना चाहिए। दूसरा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है बेसिकली कि जो इंसान इंश्योरेंस ले रहा है उसका उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब कि उसका एक उसके अंदर इंटरेस्ट है, उसने पेमेंट करी है तो उसको पैसा मिलना भी बनता है, उसके बिहाफ पे ये इंश्योरेंस किसी और को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सपोज, अब देखो कई प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस तो मिलना ही फैमिली को है, वो तो मिलना ही फैमिली को है। अब सपोज मेरी व्हीकल का इंश्योरेंस है जी, ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी इंश्योर्ड कराई। अब हुआ क्या, मेरी गाड़ी में कोई नुकसान ही नहीं हुआ, मेरे भाई की गाड़ी में नुकसान हो गया। मैं बोल रहा हूँ यार मेरा इंश्योरेंस इसमें एडजस्ट कर दो, मैंने तो लिया ही नहीं। कंपनी बोलेगी नहीं भैया, आपके इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका था, आपके भाई की गाड़ी में अगर उन्होंने इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उनका है, वो अपना इंश्योरेंस खुद क्लेम करें। आपका इंश्योरेंस वहां एडजस्ट नहीं होगा, उनका इंश्योरेंस यहाँ एडजस्ट नहीं होगा। सिंस जो इंसान प्रीमियम पे कर रहा है, जिसके नाम से इंश्योरेंस है, उसी का उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसी को उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो क्या आता है, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा क्या आता है बच्चों हमारे पास, तीसरा का आता है हमारे पास इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है सेम कंडीशन में वापस लेके आना जिसमें हम लॉस से पहले थे। यानी फॉर एग्जाम्पल ये मेरी दुकान है और मेरी दुकान में 50 लाख का माल है, इसमें आग लग जाती है और 25 लाख का माल बच गया, 25 लाख का डिस्ट्रॉय हो गया। तो आग लगने के बाद मैं 25 लाख पे स्टैंड कर रहा हूं। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी कि वो मुझे 25 लाख रुपए दे। अगर कंपनी मुझे 25 लाख देगी तो मैं वापस से 50 लाख पे आ जाऊंगा या नहीं आ जाऊंगा, जिस पे मैं आग लगने से पहले था, लॉस होने से पहले था। तो इंडेमनिटी क्या होता है, आपको वापस से उसी पोजिशन में लेके आना जिसमें आप एक पर्टिकुलर लॉस होने से पहले थे। अब लाइफ इंश्योरेंस में ये पॉसिबल नहीं है। सर क्यों? आप सोचो ना बेटा कि एक फैमिली में 5 लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी एक की डेथ हो जाती है, क्या लाइफ इंश्योरेंस से वापस से वो 5 हो पाएंगे? पैसा जरूर मिल जाएगा लेकिन वो 5वां वापस नहीं आएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी काम नहीं करता, समझे? ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। क्या इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे काम करता है? आप बोलोगे नहीं, नहीं करता। द इंश्योरेंस क्या लिखा है, ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर एंड मैराइन आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आग लगना या पानी वाले जो इंश्योरेंस होते हैं उन सब में ये चलता है। The insurer undertake to compensate the insured for the loss due to damage or destruction. This principle doesn't apply to life insurance. देखो लाइफ इंश्योरेंस में ये नहीं चलता। 3 पढ़ लिए, ठीक है, utmost good faith, insurable interest and indemnity। चौथा क्या आता है हमारे पास, proximate cause, इसको causa proxima भी बोलते हैं। proximate cause का क्या मतलब होता है? proximate cause का मतलब होता है कि आपको जो इंश्योरेंस मिलेगा वो एक्चुअल कॉज पे मिलेगा, किसी और चीज पे नहीं मिलेगा। यानी कई बार ना नुकसान 2-3 तरीके से हो जाता है लेकिन आपका इंश्योरेंस एक ही चीज का था। जैसे सपोज हम कई बार बोलते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उस लड़ाई झगड़े में किसी इंसान की दुकान में आग लगा दी गई। अब उसके दुकान में आग लगाई गई तो आग लगने का तो इंश्योरेंस है, बट कुछ लोगों ने उस आग का फायदा उठाते हुए उसकी दुकान में से चोरी भी कर ली। चोरी का कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो नुकसान के तो 2 कॉजेज हो गए, फायर अलग एंड थेफ्ट अलग हो गए ना, 2 कॉजेज। ये प्रिंसिपल बोलता है आपको जो इंश्योरेंस मिलेगा वो मेन कॉज का मिलेगा, उसके एडिशनल जितने भी कॉजेज हैं उनसे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली फॉर सच लॉसेस व्हिच आर कॉज्ड बाय पेरिल्स व्हिच आर स्टेटेड इन द पॉलिसी।
अब अगर आपने थेफ्ट का, फायर का, दोनों का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस सिर्फ फायर का था तो जो थेफ्ट हुआ है उस पर आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट वाज नॉट द कॉज। कॉज क्या था? आग लगना था ना मेन, तो उसका इंश्योरेंस मिलेगा। इन द केस ऑफ 2 और मोर कॉजेज, प्रॉक्सिमेट कॉज, अगर 2 या 2 से ज्यादा कॉजेज हैं तो जो प्रॉक्सिमेट कॉज है यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डोमिनेंट कॉज है, उसके हिसाब से कंपनसेशन आपको मिलेगा। समझे? नेक्स्ट क्या आता है? सबरोगेशन। सर व्हाट इज सबरोगेशन? सबरोगेशन का मतलब होता है कि सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि ये मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है, इस कैलकुलेटर का मैंने इंश्योरेंस करा लिया और मैंने ये बोला कि भैया अगर इसको कहीं भी डैमेज होता है, कोई तोड़फोड़ होती है, कुछ भी होती है, तो आप मुझे इसके पैसे दे देना। अब ये कैलकुलेटर मेरे हाथ से गिर गया छू और ये टूट गया। मैं कंपनी के पास गया, मैंने कंपनी को बोला कि भैया मुझे इसके पैसे दो। कंपनी ने मुझे 500 रुपये दे दिए। मैंने क्या करा, बाद में जाके कैलकुलेटर 100 रुपये का प्लास्टिक में भी बेच दिया, तो मैंने इसमें से प्रॉफिट बना लिया। सबरोगेशन बोलता है ये नहीं चलेगा। अगर आप कोई भी कॉम्पनसेशन कंपनी से ले रहे हो तो जो आपका पार्ट्स हैं या जो भी डैमेज या जो भी प्रॉपर्टी आपकी थी वो प्रॉपर्टी अब कंपनी के अंदर चली जाएगी। उस प्रॉपर्टी पे आपके राइट्स खत्म। वो प्रॉपर्टी सारी की सारी किसकी हो जाएगी? कंपनी की हो जाएगी। तभी आप देखो कभी भी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, कोई भी डैमेज पार्ट होता है तो कंपनी उसको कंपनसेट कर देती है, बट पुराना पार्ट कंपनी रख लेती है। आप उसको बेच के प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द राइट ऑफ इंश्योरर टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड। यानी आज से पहले, लॉस होने से पहले वो प्रॉपर्टी, वो पार्ट, वो आपका था ना, लेकिन आज कंपनी आपकी जगह खड़ी हो जाएगी। टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम एज फार एज द राइट ऑफ इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एन अल्टरनेटिव सोर्सेज इन्वॉल्व। अगर आप कहीं और से रिकवरी कर सकते हो तो वो रिकवरी अब कंपनी करेगी, आप नहीं करोगे। आगे लिखा है, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर लॉस और डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी, द ऑनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेज ऑन टू द इंश्योरर। वो प्रॉपर्टी अब किसकी हो जाएगी? इंश्योरर की हो जाएगी, आपकी नहीं रहेगी। समझे? ये सबरोगेशन बोलता है। नेक्स्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बड़ा सिंपल सा है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपने अगर 2 से 3 इंश्योरेंस कराए हुए हैं सेम चीज के, गाड़ी आपकी एक ही है, आपने 3 अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस करा लिए, तो आपका कोई भी नुकसान होगा तो ये नहीं है कि आप तीनों से पैसा ले लोगे। वो तीनों कंपनी कंट्रीब्यूट करके आपको कंपनसेट करेंगी। तो गलती मत करो, 3 जगह इंश्योरेंस करा के कोई फायदा नहीं है। ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है कि जब भी आपके पास मल्टीपल इंश्योरेंस होंगे तो मल्टीपल इंश्योरेंस के केस में कंट्रीब्यूट करके पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर कंपनी से आपने अलग अलग कंपनसेशन ले लिया। दिस इज कंट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस, इंश्योरर आर एबल टू शेयर द लॉसेज इन प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट। जितना आपने पॉलिसी कराई होगी उस हिसाब से वो प्रोपोर्शनेटली आपको कंपनसेट करेंगे। ठीक है? अब सपोज आपने एक पॉलिसी कराई हुई थी 20,000 की, एक पॉलिसी कराई हुई थी 10,000 की। सही है? एक को 20,000 दिए हुए, एक को 10,000 दिए हुए हैं, तो 2:1 में पॉलिसी हो गई। अब आपका जो भी लॉस होगा, सपोज 3 लाख का लॉस हुआ तो 1.5 लाख नहीं मिलेगा, 2:1 में 2 लाख पहले वाली से और 1 लाख दूसरी वाली से। इस पे केस स्टडी आ सकता है, याद रखना। जिस प्रोपोर्शन में आपने पॉलिसी कराई है उसी प्रोपोर्शन में लॉस वो कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का क्या मतलब होता है बच्चे? मिटिगेशन का मतलब होता है सारे रीजनेबल स्टेप्स लेना जिससे लॉस मिनिमाइज हो सके। रीजनेबल स्टेप से क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने सीसीटीवी, मेरे सामने सीसीटीवी लगा हुआ है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरी आंखों के सामने से मेरी गाड़ी कोई चोर चोरी करके ले जा रहा है और मैं उसको बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। अच्छा, अब चाबी लगाएगा, अब मेरी गाड़ी चोरी करेगा, ले जा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो इंश्योरेंस है, आप ले जाओ, मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लूंगा। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, महा बेवकूफ़ी है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने मेरा एसेट चोरी हो रहा है और मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं यार, टेंशन किस बात की, हम तो चिल हैं, नो वरीज, एकदम कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हमारे पास कोई टेंशन नहीं लेनी, इंश्योरेंस तो है। तो ये बोलता है कि भैया टेक एवरी पॉसिबल स्टेप टू मिनिमाइज योर लॉस। हर पॉसिबल स्टेप लो जिससे आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर पाओ। ये प्रिंसिपल है मिटिगेशन। देखो क्या लिखा है, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज। द इंश्योर्ड मस्ट बिहेव विद ग्रेट प्रूडेंस, आप समझदारी के साथ, एंड नॉट विद केयरलेसनेस, केयरलेसनेस के साथ बिहेव मत करो क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है। ठीक है? इफ द रीजनेबल केयर इज नॉट टेकन देन क्लेम मे बी लॉस्ट। अगर आपने अच्छे से केयर नहीं करा तो शायद आपको क्लेम मिले ही ना। समझे? तो ये है मिटिगेशन। आई होप आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आए होंगे बेटा जी। अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, प्रॉक्सिमेट कॉज, सबरोगेशन, कंट्रीब्यूशन एंड मिटिगेशन। इन पे क्वेश्चन आना 100% कंफर्म्ड है, तो बिल्कुल भी इन्हें छोड़ना मत, बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, लर्न करना और पेपर में लिख के आना। ठीक है? आ जाओ, अब पढ़ते हैं सर कितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस है ना। तो जो आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, दैट इज
डेथ के अगेंस्ट अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराया है उसको आप लाइफ इंश्योरेंस बोलते हो. लाइफ इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू इंश्योर द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अ मनी कॉल्ड प्रीमियम. आप प्रीमियम पे करते रहो मंथली, एनुअली, हाफ ईयरली. आपकी लाइफ को इंश्योर्ड रखेंगे, जब भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ होगी अगर उसने इंश्योरेंस कराया हुआ है उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा. ठीक है, परफेक्ट. अब देखो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो डेथ पे मिलता है फैमिली को, या फिर ऑन एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड. ठीक है, इस तरीके का भी होता है कि सपोज एक इंसान ने 25 की एज में इंश्योरेंस कराया और उसने बोला कि भैया मुझे 50 में पैसा दे देना, उससे पहले डेथ हो गई तो फैमिली को दे देना. तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा, सपोज वो 50 से ज़्यादा जी रहा है तो 50 साल की उम्र में उसको पैसा मिल जाएगा. और सपोज ऐसा हो रहा है कि वो उससे पहले ही चल गया, ऊपर वाले ने बुला लिया, तो फिर उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा. तो इसमें इस तरीके के इंश्योरेंस आते हैं. वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? देखो, एक तो आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो फैमिली को पैसे के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. दूसरा, कई बार आपको ओल्ड एज पे अच्छा पैसा मिल जाता है जब अर्निंग कैपेसिटीज कम हो जाती है, तो बुजुर्ग इंसान को काफ़ी ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा. लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन बट इट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये आपका इन्वेस्टमेंट भी है क्योंकि आपका एक फिक्स अमाउंट तो मिलता ही है. ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या मेजर फीचर्स हो सकते हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ हो सकती हैं जो आपको पता होना चाहिए. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. सारे के सारे, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, मेराइन इंश्योरेंस हो, तीन ही होते हैं मेन, लाइफ, फायर, मेराइन. ये सभी अटमोस्ट गुड फेथ पे चलते हैं भैया, ये तो जरूरी है ना. आगे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ, in the life of his spouse or in lives of his children. The assured must have insurable interest at the time when the insurance is affected. इसका मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी जिस इंसान का इंश्योरेंस है वो प्रॉपर्ली सारी टर्म्स कंडीशंस पूरी करके जाए. जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है पैसा उसे ही मिलेगा. सही. तीसरा, एम्प्लॉयर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉइज. सिमिलरली अ क्रेडिटर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ डेटर. इसका मतलब है कि अगर एम्प्लॉई का इंश्योरेंस एम्प्लॉयर ने करा के दिया है तो कोई भी उसको प्रॉब्लम आता है तो एम्प्लॉयर का उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयर ही कंपनी से पैसा लेके उसको पे बैक करवा देगा. समझे. लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, क्योंकि ह्यूमन लाइफ आप रीस्टोर कैसे करोगे, कैसे वापस लेके आ पाओगे, आप नहीं ला सकते ना किसी इंसान को वापस, तो इंडेमनिटी इसमें नहीं चलता. ओके, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास फायर इंश्योरेंस. सर फायर इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि अगर आग लग रही है ना, आग से बचने के लिए जो इंश्योरेंस कराया है उसको फायर इंश्योरेंस बोलते हैं. बहुत बेसिक है ये तो. फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम अंडरटेक टू मेक गुड फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है ना, मेनली इसमें आग. सही है. आगे लिखा हुआ है, अ क्लेम बस सेटिस्फाई होना चाहिए, एक्चुअल लॉस हो, देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, आग से नुकसान होना चाहिए, एंड फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल. यानी जो आग लगी है वो बाय मिस्टेक लगी है, दैट इज बाय एक्सीडेंट, वो इंटेंशनल नहीं है, इंटेंशनली नहीं लगाई गई है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. इसके बाद हमारे पास आता है मेन एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस. ऑलमोस्ट फिर से वही, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, इंडेमनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. सही है ना. प्रॉक्सिमेट कॉज, फायर मस्ट बी द प्रॉक्सिमेट कॉज. तो वो सभी प्रिंसिपल्स इसके अंदर होने चाहिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. तीसरा और आखिरी आता है हमारे पास मेराइन इंश्योरेंस. सर मेराइन इंश्योरेंस क्या है? मेराइन होता है पानी वाला इंश्योरेंस, कि आप शिप से सामान लेके जाते हो, अब शिप टकरा जाए, डूब जाए, नुकसान हो सकता है ना सामान का, लाइफ का. तो अगर ह्यूमन लाइफ की बात करते हो तो लाइफ इंश्योरेंस, आग से बचाना है फायर इंश्योरेंस, पानी से बचाना है तो मेराइन इंश्योरेंस. देखो क्या लिखा है, मेराइन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट is an agreement whereby the insurer undertake to indemnify the insured in the manner and to the extent agreed against marine losses. जितना जितना आपने पॉलिसी में लिखा हुआ है उतने उतने लॉसेस तक आपको ये कंपनसेट करके देंगे. मेराइन इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉसेस ऑफ मेराइन पेरिल्स. पेरिल्स का मतलब होता है बच्चों डेंजर्स. ठीक है, किस किस तरीके से डेंजर हो सकता है आपको सी में, जैसे कॉलिजन ऑफ शिप विद द रॉक, रॉक से टकरा गई, शिप अटैक्ड बाय एनिमीज, या चोरी हो रहा है, कुछ भी हो. तो मेराइन इंश्योरेंस में तीन चीजें होती हैं, शिप और हल्क, कार्गो एंड फ्रेट. शिप और हल का क्या मतलब होता है बेसिकली कि अगर शिप को कोई डैमेज हुआ है, कोई पत्थर से टकरा गई, कोई शिप से ही टकरा गई, शिप बेसिकली डैमेज हो रही है, तो उसके लिए शिप वाला इंश्योरेंस होता है. दूसरा होता है कार्गो. कार्गो का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो सामान है, जो पोर्ट से सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, चोरी हो जाए, टूट फूट जाए, तो वो पैसा भी तो फिर कंपनसेट करेंगे ना, तो वो होता है कार्गो का इंश्योरेंस. तीसरा होता है फ्रेट. फ्रेट का मतलब किराए का इंश्योरेंस. अब देखो, अगर आपने किसी का सामान सही समय पे नहीं पहुंचाया या गलत कंडीशन में पहुंचाया तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला आपको किराया ही ना दे, वो बोले मैं तो नहीं दूंगा भैया, मेरा सामान आपने गलत कंडीशन में पहुंचाया.
तो उसके लिए भी कंपनीज इंश्योरेंस करा के चलती हैं कि अगर हमारा किराया मर गया, हमें लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो हमारा फ्यूल तो लग गया, सामान तो हम लेके गए हैं, नुकसान हो जाएगा, उसके लिए होता है बच्चों फ्रेट इंश्योरेंस। तो मैराइन में 3 तरीके का होता है, शिप और हल, कार्गो, ये हल्क नहीं है, हल है, मैंने भी नहीं पढ़ा पहले, शिप और हल, HULL, ठीक है, शिप और हल, कार्गो एंड फ्रेट, ओके। इसके बाद हमारे पास बच्चों एक टॉपिक आता है द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। कितने तरीके के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो सकते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी देयर। इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो हमने देख लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि इंश्योरेंस और भी बहुत सारे तरीके का हो सकता है, बट आपकी एनसीईआरटी में जितना गिवन है हम उसको फॉलो करके चलेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, राइट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है लाइफ इंश्योरेंस में द होल लाइफ पॉलिसी। सर होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, व्हाट इज होल लाइफ पॉलिसी? तो देखो होल लाइफ पॉलिसी में लिखा ही हुआ है कि पूरी जिंदगी के बाद, पूरी जिंदगी के बाद, यानी एक इंसान अपनी लाइफ टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है और जब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को वो पैसा मिल जाता है, जिसको हम होल लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। आम भाषा में लोग इसको टर्म इंश्योरेंस भी बोल देते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट पेबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द एश्योर्ड, यानी उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को ही ये पैसा मिलता है। ये हमारे पास होल लाइफ पॉलिसी में आता है। द प्रीमियम विल बी पेबल फॉर अ फिक्स पीरियड 20 से 30 ईयर और होल लाइफ ऑफ द एश्योर्ड, ठीक है। ये बेसिकली फैमिली की सिक्योरिटी के लिए होता है कि एक इंसान के जाने के बाद उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करे, लोग इसको करा के रखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। यार देखो ना कि एक ही इंसान किसी फैमिली को सपोज चलाने वाला है, अब उसके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, उसके साथ कुछ भी इस तरीके की चीज हो जाए, उसका परिवार कहाँ जाएगा? प्रॉब्लम है ना। तो उन लोगों के लिए ऐसे इंश्योरेंस होते हैं। आप लोग भी जब मैच्योर होने लगो, बिजनेसेस करने लगो, सीखने लगो, तो ये इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली जरूर कराना चाहिए, सिर्फ इमोशंस में आके नहीं, प्रैक्टिकली सोच के भी। इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस फॉर, ताकि फैमिली स्ट्रगल ना करे बाद में, राइट। दूसरा कौन सा होता है बच्चे, लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी एंडोमेंट। एंडोमेंट में क्या होता है, एंडोमेंट में होता है एज और डेथ विच एवर इज अर्लियर। इसमें क्या होता है, एज और डेथ विच एवर इज अर्लियर। सर एज और डेथ विच एवर इज अर्लियर से क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत साफ है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल चिंटू ने इंश्योरेंस कराया और चिंटू ने बोला कि भैया अगर मैं 50 साल का हो गया, मतलब 50 साल तक जी गया, तो मेरे 50th बर्थडे पे हाफ सेंचुरी वाले दिन मुझे पैसा दे देना, मैं खुश हो जाऊंगा। उससे पहले डेथ हो गई तो मेरी फैमिली को पैसा दे देना। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर, एक एज, ऑन द अटेनमेंट ऑफ दैट एज पैसा मिलता है, या फिर अगर डेथ पहले हो जाती है तो फिर फैमिली को पैसा मिल जाता है। अगर चिंटू जीवित रहा, जो कि रहेगा, हम चाहते हैं चिंटू 100 साल जिए कम से कम, तो पैसा कब मिलेगा? जितना भी एक एज रखी होगी, 50 साल 60 साल, वो पॉलिसी के हिसाब से। और अगर उससे पहले सपोज अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो फिर उसके फैमिली को उसी टाइम पे पैसा मिल जाएगा। तो क्या लिखा है, द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे अ स्पेसिफाइड सम व्हेन द इंश्योर्ड अटेन्स अ एज और ऑन हिज डेथ व्हिच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बच्चों नाम में ही है जॉइंट लाइफ। ये बेसिकली दो लोग मिलके लेते हैं, या तो पार्टनर्स, दो से मेरा मतलब कि कुछ लोग मिलके, 2 3 4 लाइफ पार्टनर्स ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, या एक बिजनेस फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स मिलजुल के ले लेते हैं। तो अगर कुछ भी किसी दूसरे पार्टनर को होता है तो पैसा मिल जाता है। तो क्या लिखा है, दिस पॉलिसी इज टेकन बाय 2 और मोर पर्सन्स, प्रीमियम इज पेड जॉइंटली पे करते हैं, और बाय ईदर ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट्स और इन लमसम। पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन टू द अदर सर्वाइवर। अगर किसी एक की डेथ होती है तो दूसरे सर्वाइवर को वो पैसा मिल जाता है, सही है। चौथा कौन सा होता है, एनुअल पॉलिसी। एनुअल की जगह इसको एन्यूटी लिख के आना एग्जाम में। सर एन्यूटी पॉलिसी क्या है? एन्यूटी पॉलिसी होता है बच्चों जो लोग अपना रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल चिंटू ये बोले कि मैं 50 साल की उम्र के बाद रिटायर होऊंगा, तो 51 साल से मुझे हर महीने एक फिक्स अमाउंट चाहिए। तो चिंटू वो इंश्योरेंस सपोज 25 ईयर्स की एज से ले रहा है, तो 25 से 50 तक वो पे करेगा, या 20 साल पे करेगा, या 15 साल पे करेगा। वो पॉलिसी में लिखा होगा कि इतने साल आपको पे करना है, ठीक है। उसके बाद एक सर्टेन एज ऑफ रिटायरमेंट के बाद, सपोज 50 एज लिखा हुआ है, 50 ईयर्स के बाद उसको हर महीने या हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट देगी ही देगी इंश्योरेंस कंपनी। इसको क्या बोलते हैं, एन्यूटी पॉलिसी। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके बच्चे नालायक होते हैं, जो बोलते हैं हमें अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रखना, किसी काम के नहीं होते वो बच्चे, बिल्कुल नालायक। बेटा माँ बाप के लिए जितना कर लो उतना कम, रोज पैर छुओ, रोज उनका आशीर्वाद लो, उनकी खूब सेवा करो। बच्चों चलते फिरते भगवान तुम्हारे घर में है, तुम इतना रोज रोज मंदिर जाके कितनी सेवा कर लो, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। माँ बाप घर में ही भगवान है, उनकी सेवा करो, ठीक है। बट हमारे कुछ ऐसे नालायक, कुछ ऐसे
बुरे लोग हैं इस दुनिया में जो अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं, तो उनके पास अगर एन्युटी पॉलिसी होगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी हर महीने हर साल पैसा मिलता रहेगा। तो देखो क्या लिखा है, अंडर दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द एश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ओवर अ सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम में बी पेड बाय द एश्योर्ड। दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रेफर रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए उनके लिए बेस्ट है। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, नाम में ही है चिल्ड्रन एंडोमेंट, ये बेसिकली लोग बच्चों की मैरिज के लिए या बच्चों की एजुकेशन के लिए कराते हैं कि एक प्रीमियम पे करते रहो, जब बच्चों की शादी का टाइम आएगा या हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा तो यहाँ से मिलेगा। इसको बोलते हैं चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके समाप्त। ठीक है, अब हमारे कुछ छुटर पुटर टॉपिक बचे हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर्विसेज किस लिए इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन सर्विसेज में बच्चों इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे बिजनेस में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एक दूसरे के साथ आपस में इंटरैक्ट कर पाएं, है ना सर। स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के साथ आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? भाई कोई डीलिंग करनी है सप्लायर के साथ, मेरे क्रेडिटर के साथ, तो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, ऑर्डर का लेन देन कैसे होगा, ये सब तो ये इसमें आता है। कम्युनिकेशन सर्विसेज आर हेल्पफुल टू बिजनेस फॉर एस्टैब्लिशिंग लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, राइट। अब इसको जो डिवाइड करा गया है पोस्टल और टेलीकॉम सर्विसेज में करा गया है। आपके सिलेबस में सबसे पहले पोस्टल सर्विसेज है। सर पोस्टल सर्विसेज का मतलब पोस्ट, ये पहले चलता था ना, आजकल तो व्हाट्सएप चलता है, ईमेल्स चलते हैं, बट पोस्टल सर्विसेज आज भी जब गवर्नमेंट के नोटिस आता है कोई जीएसटी का, इनकम टैक्स का, कुछ भी, तो पोस्ट से ही आता है ना। देखो क्या लिखा है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड वेरियस पोस्टल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। बहुत सारी पोस्टल सर्विसेज हमारा डिपार्टमेंट देता है पूरे देश में, और 22 पोस्टल सर्कल्स में ये डिवाइडेड है, 22 पोस्टल सर्कल्स में ये डिवाइडेड है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई। द वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट आर, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमारा पोस्ट ऑफिस, जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है। नंबर 1 फाइनेंशियल फैसिलिटीज। फाइनेंशियल फैसिलिटीज का मतलब होता है कि आप पहले तो पोस्ट ऑफिस में पैसा भी जमा कर सकते थे, है ना। आजकल लोग कम करते हैं, लोग बैंक में ज्यादा जाने लगे, बट पोस्ट ऑफिस में भी आप ये सब कर सकते थे। तो देखो क्या होता था, दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड थ्रू पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, ये एक स्कीम है, पीपीएफ जिसको बोलते हैं, कंपनीज करती है ना जमा। उसके बाद किसान विकास पत्र फार्मर्स के लिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इन एडिशन टू नॉर्मल रिटेल बैंकिंग फंक्शंस, मंथली स्कीम्स होती हैं, आरडीज होती हैं, सेविंग स्कीम्स होती हैं, पैसा जोड़ने के लिए। बेसिकली पोस्ट ऑफिस आपको एक हैबिट डेवलप करने में हेल्प करता है सेविंग की, तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज देते हैं। दूसरा मेल फैसिलिटीज देते हैं, आपको कोरियर भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, कोई चिट्ठी भेजनी है, रक्षाबंधन आ रहा है, राखी भेजनी है, तो इसके थ्रू जाता है या नहीं जाता है ना। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ पार्सल फैसिलिटीज दैट आर ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अंदर इंश्योरेंस फैसिलिटी भी देते हैं ये लोग, है ना, सारे रिस्क कवर होते हैं, तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज देते हैं। दूसरा मेल फैसिलिटीज देते हैं। तीसरा एलाइड सर्विसेज, एलाइड का मतलब एडिशनल सर्विसेज, जैसे ग्रीटिंग्स, हर ओकेजन के लिए स्पेसिफिक ग्रीटिंग कार्ड आप भेज सकते हो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, सबके लिए। डायरेक्ट पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो आप अपना, आपके पोस्ट कार्ड सब जगह पहुंच जाएंगे। आजकल तो कोई पोस्ट कार्ड से एडवर्टीजमेंट नहीं करता, पहले चलता था। स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से आप क्विकली, जो नॉर्मल पोस्ट में देर लग रही है, स्पीड पोस्ट से विदिन 24 आवर्स आपका मटेरियल या आप जो भी भेजना चाहते हो वो पहुंच जाता है आपके लव्ड वंस तक। ई बिल पोस्ट, ये लेटेस्ट है, ठीक है, ये बिल पेमेंट्स करने में आपको हेल्प करता है, ये बेसिकली बीएसएनएल और भारती एयरटेल ने स्टार्ट करवाया था, राइट। पासपोर्ट फैसिलिटीज, बहुत सारी पासपोर्ट फैसिलिटीज यानी पासपोर्ट्स भी पोस्ट ऑफिसेज में बनते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब हम आते हैं बच्चों टेलीकॉम सर्विसेज की तरफ, ठीक है। देखो पोस्टल, मैंने क्या बोला था, कम्युनिकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, कौन कौन सा, पोस्टल और टेलीकॉम, राइट। अब पोस्ट ऑफिस तो हो गया, टेलीकॉम क्या है, टेलीफोन, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, टेलीफोन के थ्रू क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे बातचीत हो रही है, आओ टेलीकॉम समझते हैं। टेलीकॉम में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा खास जो है वो है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। सेलुलर तो सेल फोन सब समझते हैं, है ना। ऑल टाइप ऑफ मोबाइल सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस मैसेज, डेटा सर्विसेज, पीसीओ वगैरह तो बंद हो गए, पहले होते थे। ये वो केबल वाले फोन की बात कर रहा है, जमाना चला गया, बट तुम्हारे सिलेबस से अभी तक नहीं हटाया गया, तुम्हें पढ़ना है, एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर हैं, बट पार्ट ऑफ सिलेबस है तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज हो गई बच्चों। These are all types of मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज, इसमें वॉइस और नॉन वॉइस मैसेजेस सब कवर होते हैं। केबल सर्विसेज, जो कि आजकल हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज, रूरल एरियाज में शायद हो सकती है, अर्बन एरियाज में अब ये बिल्कुल ना के बराबर हो गया, क्योंकि सब जगह वो डिश सेट टॉप बॉक्स पहुंच गए हैं, जियो पहुंच गया है ना। बट पहले केबल होता था, अगर तुम्हें याद हो, वो ब्लैक एंड व्हाइट डॉट 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 डॉट, बीच बीच में हम छोटे छोटे होते थे, केबल चला जाता था, हम बोलते थे ओहो केबल चला गया, अभी आएगा। फिर हम कभी तार को डंडा मारते थे। तुम लोगों के टाइम पे भी ऐसा था क्या, मुझे बताओ। आजकल तो कहाँ, तुम्हें याद है, तुमने देखा अपने बचपन में, तुम बहुत छोटे छोटे हो गए, तब होता था,
अभी तुम्हें याद है बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे भाई साहब, आजकल तो एलईडीज बिल्कुल स्लिम टीवीज होते हैं, तब इतने बड़े बड़े डब्बे होते थे। मैंने टीवी खोले अपने घर में, 2-3 टीवी खोल दिए थे पेचकस से पुराने। एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज जिसमें हम मीडिया सर्विसेज लाइसेंस एरिया ऑफ ऑपरेशन में मिलता था, है ना, ये सारा का सारा केबल नेटवर्क के थ्रू चलता है। VSAT होता है बच्चों वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये कैसे काम करता है, ये बेसिकली एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस होती है, जैसे वॉकी टॉकीज होती है ना, स्मॉल एरियाज में चलना। VSAT एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें यहाँ से सैटेलाइट पे सीधा सीधा कनेक्शन जाता है और सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, मतलब एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। अब आपके लिए ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, बस ऐसे समझ लो जैसे वॉकी टॉकी चलता है ना, वैसे ही ये काम करता है। क्या लिखा है, इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, परफेक्ट है। नेक्स्ट आता है DTH, डायरेक्ट टू होम, बस इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। DTH सब समझते हैं, वो जो सेट टॉप बॉक्स लगते हैं वो DTH होते हैं। डायरेक्ट टू होम इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेलुलर कंपनीज। सर्विसेज कैन ऑब्टेन थ्रू सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ एक डिश लगती है और एक सेट टॉप बॉक्स लगता है। लास्ट होती हैं बच्चों फिक्स लाइन सर्विसेज। फिक्स लाइन सर्विसेज क्या है सर, फिक्स लाइन सर्विसेज जो आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है ना, ऑफिसेज में आपने देखा होगा एक वायर से 10 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं, सब में वाईफाई चल जाता है, सब में इंटरनेट चल जाता है, वायर वाला वो बेसिकली फिक्स लाइन सर्विसेज में आता है। तो ये सारी हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन में चीजें आ जाती हैं। बहुत ही अनइंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बट एक बार आपको पता होना चाहिए, इनकेस आ जाए तो आप लिख पाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया। दिस इज इट गाइस, चैप्टर नंबर 4 हमारा समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।